जी गुड इवनिंग व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द इंडियन वेलर में। और मैं हूं आपका होस्ट हिमांशु निर्वाण। और आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही खास मेहमान जो कि आर्मी इंजीनियरिंग कॉर्प से बिलोंग करते हैं। इनका नाम है रिटायर्ड मेजर जनरल ब्रिजेश कुमार सर। सर ने इंडियन आर्मी 1971 में ज्वाइन करी थी और इसके बाद ये रिटायर हुए 2010 के अंदर पोस्ट ऑफ मेजर जनरल। और ये एज डायरेक्टर जनरल भी रहे हैं इंडियन आर्मी के आर्मी हेडक्वार्टर्स में, जहाँ पे इन्होंने आर्मी इंफ्रास्ट्रक्चर की पूरी हैंडलिंग करी थी, जिसमें आर्मी, नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन एयरफोर्स, इन सब के जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वहाँ पे सर का एक अपना ही अलग अंदाज रहा है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे सर शो में। धन्यवाद। जी सर, तो सर हमारा सर आज का सर ये शो रहेगा कश्मीर और चाइना के जो बॉर्डर, इंडिया और चाइना का जो सब बॉर्डर है वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है सर उसके रिगार्डिंग। तो सर मेरा आपसे सर पहला क्वेश्चन सर ये है कि ऐसा सर क्या खास बात है कि इंडिया की तरफ से बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में काफ़ी सुस्ती अपनाई गई, और उसी तरह दूसरी तरफ अगर हम चाइना की बात करते हैं तो चाइना ने अपने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी हद तक मजबूत बनाया, अपने रेलवे ट्रैक्स बिछाए इंडियन बॉर्डर से रिलेटेड, और अपनी बॉर्डर रोड जो है उन्होंने काफ़ी मजबूत तरीके से और काफ़ी जल्दी बनाई। लेकिन सर जब इंडिया ने इसकी बनाने की कोशिश करी तो चाइना ने अपना प्रोटेस्ट उस पर दर्ज कराना शुरू कर दिया। तो सर आप इसका मुख्य कारण किसे मानते हैं सर? देखिए, इसके मेरे हिसाब से 3 मुख्य कारण रहे हैं, और उनमें कहा जाए तो सबसे बड़ा कारण 1962 की लड़ाई थी। 62 की लड़ाई में जो हमें लेसन्स कहें मिला, उसके साथ साथ हमारा माइंडसेट बहुत डिफेंसिव हो चला था। डिफेंसिव माइंडसेट का मतलब ये है कि हम बैकफुट पे रहे, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप हो या मिलिट्री हो या डिप्लोमेसी हो, कई सालों तक। और हमें डर लगता था लेट 60s में, 70s में, 1980s में और इवन अर्ली 1990s में कि अगर हम अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, एयरफील्ड्स आगे बढ़ा लेंगे तो कहीं मौका लगा या स्थिति ऐसी आएगी तो चीन उसका इस्तेमाल करके हमारे अंदर घुस सकता है। आप में से जो दर्शक हैं या सुनने वाले हैं याद करेंगे 1962 की लड़ाई में चीन की सेना के लोग अरुणाचल प्रदेश में करीब करीब फुटहिल्स तक पहुंच गए थे, जो कि असम और अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर है। तो ये एक डिफेंसिव माइंडसेट हमें तंग किया है करीब 30-35 सालों तक। तो अगर सोच में ही हम डिफेंसिव होंगे तो स्वाभाविक है उसका असर सारी चीजों पे पड़ेगा और पड़ता रहा। दूसरी बात, कुदरत या नेचर या ज्योग्राफिकल, आप में से बहुत लोगों को पता होगा तिब्बत एक पठार सा है, ऊंचाई पे है मगर एक पठार सा इलाका है, कंपैरेटिवली प्लेन सा इलाका है और काफी खुश्क है, ड्राई है। बारिश के मामले में
और बर्फ के मालने। तो ये एक कहेंगे, समझ लीजिए 14,000 13,000 के ऊपर में प्लेन्स इलाका है, उतनी ऊंचाई के ऊपर। और हमारा जो इलाका है ब्रह्मपुत्र की जो मैदानी इलाका है वो करीब 400 फुट है। और जो हमारी वाटरशेड है, जो चाइना के साथ में हमारी जो बॉर्डर है, वो हिमालय की गहरी ऊंचाइयों तक है। 15,000, 18,000, 19,000, 14,000, 12,000 फीट पे दौड़ती है। तो हमें रोड बनाना पड़ा करीब मैदानी इलाके से उतनी ऊंचाई तक। इसके साथ भी जुड़ा हुआ है, ये आप अरुणाचल में लागू है, सिक्किम में भी लागू है, काफी हद तक उत्तराखंड, हिमाचल और लद्दाख में भी लागू है। इसके साथ साथ जो हमारा मौसम है, हमारे यहाँ आपको दर्शकों को पता होगा सबसे ज्यादा बारिश दुनिया में कहीं होता है तो वो हमारा मेघालय में एक जगह है, मौसिम नाम में होता है। तो इमेजिन कीजिए अरुणाचल में का एरिया में वन ऑफ द वेटेस्ट प्लेसेस ऑन द अर्थ। तो इन टेरेन मौसम की बाधाओं में जब काम करते हैं तो डिग्री ऑफ डिफिकल्टी काफी ज्यादा होती है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि आपका जो एफर्ट लगेगा फाइनेंशियल एंड अदरवाइज वो कहीं ज्यादा होगा इनको रोड बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो ये दो मुख्य बात थी। और तीसरी उससे जुड़ी हुई है हम ये तो कह सकते हैं कि चीन और भारत की जो इकोनॉमी है या अर्थव्यवस्था है करीब करीब सामान्य थी तो 78, 79 या 80 तक। लेकिन उसके बाद में हम देखेंगे कि चीन की जो अर्थव्यवस्था है बहुत बड़ी हो गई है, बहुत सक्सेसफुल रही है। ये नहीं कहूंगा कि हमारी नहीं सुधरी है, हमारी भी सुधरी है। लेकिन अगर तुलना करें तो हमारी अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी का सुधार 1991 के बाद हुआ है और हमारा रेट ऑफ ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुआ तो 8% पर दशक रहा है, फिर कम हुआ है या बढ़ा है। चीन की अर्थव्यवस्था 10 से 12% पे बढ़ी है 1980 लेकर के अभी भी बढ़ रही है। तो अर्थव्यवस्था अच्छी हो तो देश पैसे निकाल सकता है अपने उन चीजों के लिए जो उनकी सुरक्षा की दृष्टि से जरूरत पड़ी। उसके तुलना में भारत अभी भी हम लोग अपने लोगों का उद्धार करने के लिए जो कहते ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बढ़ाने के में लगे हुए हैं। तो ये तीसरा भी कारण रहा है कि पैसे की कमी एक मैक्रो लेवल पे। और इसके साथ में एक और चीज जोड़ना चाहूंगा जो हमारे दिल के करीब है। चाइनीज ज्यादा डिसिप्लिन है भारत की तुलना, सोच अलग है, टारगेट पे काम करते हैं, डंडे से काम करते हैं। हमारे यहां शायद कुछ हम लोग ज्यादा ही स्वतंत्र हैं डेडलाइन के मामले में, कमिटमेंट के मामले में और कुछ पर्सनल सैक्रिफाइस करने के मामले में। तो आप देखेंगे ये करीब 3 या 4 कारण मुख्य रहे हैं
कि हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड्स, एयरफील्ड्स, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, लॉजिस्टिक्स नोड्स, ये सब थोड़े पीछे हैं। अगर मैं कहूं काफी पीछे है। लेकिन इसके साथ ये भी बताना चाहूंगा कि हम लोग इस पे काफी हम लोगों ने तरक्की की है। किसी जमाने में हमारे रोड LAC से 100 किलोमीटर, 90 किलोमीटर पीछे हुआ करते थे। एक जमाना था 1980 का, एक आलोंग एक शहर है, उसका नाम आजकल आलो है, अरुणाचल प्रदेश में है। आलो, वहां मेरी पोस्टिंग थी और हमारे रोड हेड से सियोम वैली में काइंग, और काइंग करीब 130 किलोमीटर बॉर्डर से दूर रहा है। सियांग वैली में उन दिनों था इंक्योंग, इंक्योंग भी करीब 110 किलोमीटर पीछे था। तो वो एक व्यवस्था थी 1980 में। आज हम देखेंगे, इन्हीं दोनों एक्सिस पे अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, तो रोड हमारी इंक्योंग या सियोम वैली में टूटिंग और गेलिंग तक पहुंच गई है। टूटिंग में हम लोगों ने अपना ALG भी इसको रिसर्च करके ऑपरेशनलाइज कर दिया है, और टूटिंग करीब 40 किलोमीटर दूर है, जहां ब्रह्मपुत्र हिंदुस्तान में प्रवेश करती है। इसी तरीके से सियोम वैली में मिचूका एक बहुत पुराना एयरबेस था। पहले वहां रोड नहीं थी, उसको हम लोगों ने रिसर्फेस किया। अब रोड भी उससे आगे टाटो और उस दिशा में वो चली गई है। तो हमने बहुत प्रगति की है, मगर अगर तुलना करेंगे तो शायद हमें और कुछ करने की जरूरत पड़ेगी। और ये भी मेरा मानना है, पिछले करीब दशक में हम लोगों ने थोड़ा इस पे ध्यान दिया है। यह हमारी माइंडसेट में थोड़ा चेंजेस आए हैं, इकोनॉमी में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट हुई है, और लीडरशिप जो है, पॉलिटिकल लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप और डिप्लोमेटिक लीडरशिप का ध्यान इस तरफ गया है, और हम काफ़ी अच्छी हालत में हैं। मगर और भी काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है। जी सर। सर मेरा आपसे सर दूसरा प्रश्न इसी संदर्भ में है कि सर ऐसा क्या मुख्य कारण है कि जब भी भारत की तरफ से कुछ डेवलपमेंट का कार्य भारत की बॉर्डर्स पे होता है, तो चाइना हर वक्त उसमें कुछ ना कुछ तरीके से अड़ंगा लगाने की कोशिश करता है। जैसे हाल फिलहाल जब ये लद्दाख का हमारा जो संघर्ष हुआ था, उसे थोड़े दिनों पहले मार्च 2020 के अंदर चीन के सैनिकों ने भारत के जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है उसके कुछ मजदूरों को और वहाँ के इंजीनियर्स को सड़क बनाने से दौलत बेग ओल्डी तक रोक दिया था। तो सर आपका क्या मानना है कि भारत ने जब भी चाइना के अंदर सड़कें बनी बॉर्डर में, तो सर उस पर कोई अड़ंगा क्यों नहीं लगाया, जबकि चाइना हर वक्त हमारे उसमें बात में अड़चन लगाता रहता है। सर इस पर आपका क्या नजरिया है सर? ये तो बड़ा स्वाभाविक है। आपकी प्रगति होती है तो मुझे खतरा महसूस हो सकता है। उस संदर्भ में मैं सारे वो कार्य करूंगा जिससे आपकी प्रगति को रोक लगे। ये स्वाभाविक है, हम अपने नेबरहुड में करते हैं, कंपनीज करती हैं, कंपटीशन होता है तो सोसाइटीज करती हैं, तो देश भी करता है। तो इसके दो तात्पर्य होते हैं, ये आपने बताया। पहला मैंने बताया कि हमारी जो मानसिक रूप से हम 4 दशक तक घबराए होते थे, अपने आप को हम कमजोर महसूस करते थे। अगर कमजोर महसूस करेंगे तो आप अड़ंगा लगा सकते हैं क्या, ये सोचने की बात है। और अभी
हमें शक्ति है, देश की आर्थिक स्थिति अच्छी है, मिलिट्री कैपेबिलिटी अच्छी है, पॉलिटिकल लीडरशिप स्ट्रांग है, तो आपने थोड़े ठोस कदम लिए। और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जब चीन ने अड़ंगा लगाया तो आपने उसके ऊपर काफी कड़े कदम लिए, जो हम पहले शायद नहीं लेते आए हैं। विशेषज्ञ बहुत पहले से कहते हैं, चीन की पॉलिसी रही है सलामी स्लाइसिंग। सलामी एक सिलिंड्रिकल शेप का खाने का पदार्थ होता है, जिसको लोगों को उसके बारे में नहीं पता है, और उसको हम पतला पतला काटते हैं और खाते हैं। तो चीन की ये जो प्रवृत्ति रही है, पूरे अपने जो उनके जितने भी नेबर्स हैं उनके साथ में इस तरह की हरकतें करने का। तो हमारे यहाँ ये कार्य खासकर लद्दाख एरिया में, जहां जहां भी LAC था, जहां जहां बॉर्डर्स में डिस्प्यूट था, करीब करीब सब जगह ही था, क्योंकि हमारे जो परसेप्शन है और चीन की परसेप्शन अलग अलग रही है। तो किसी न किसी तरीके से वो इंच बाय इंच, ताकि पता नहीं चल पाए, ये कार्य करते रहे। और शायद हम लोग कमजोर थे, तो हमने सहारा भी डिप्लोमेसी का लिया, या उनको गुड ह्यूमर में रखना चाहा, ताकि इकोनॉमिकली हम लोग डेवलप कर सकें और एक फ्रंट ना खोल सकें। ये भी एक कारण रहा होगा। तो आपका प्रश्न था कि हम चुप रहे। जी हाँ, हम चुप रहे, क्योंकि शायद हमें उतनी क्षमता नहीं थी, या क्षमता थी भी तो हमारी लीडरशिप को उसका आभास नहीं था। मगर परिस्थिति अब बदल चुकी है, तो हमें क्षमता है, इसका आभास भी है। और वर्ष 2020 में हमने चीन को ही बता दिया कि आपकी जो पुरानी हरकतें रही हैं सलामी स्लाइसिंग की, वो अब नहीं चलेगी। तो उस विषय में देखें तो वर्ष 2020 एक वाटरशेड हुआ, जबकि भारतवर्ष ने अपने आप को एकत्रित किया और कहा कि LAC जो बॉर्डर्स हैं हमारे, वो नॉन नेगोशिएबल हैं, और उस विषय पे अगर हल होना है, प्रॉब्लम तो है ही, वो बातचीत के जरिए होगा, और सेना या फौज की मदद से नहीं होगा। तो अब देखिए देश कैसे आगे कदम उठाता है। हम सब को पता है कि हम अपनी सेना के साथ में, पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक लीडरशिप के साथ में साथ हैं, चाइना के साथ डट कर मुकाबला करने के लिए, और ये साथ अति आवश्यक भी है। जी सर, आप बोलिए। तो सर मेरा आपसे सर इसी संदर्भ में सर तीसरा प्रश्न ये है कि सर ऐसा क्या कारण है, मुख्य कारण है कि भारत और चाइना के बीच की जो सरहद है उस पर आज तक एक फेंसिंग नहीं हो पाई है पिछले 73 सालों में, जब से भारत आज़ाद हुआ है। तो सर इसका मुख्यतः कारण क्या रहता है सर? ये बहुत ही
गूढ़ और पेचीदा प्रश्न है। दुनिया में शायद ही ऐसा देश है जैसे भारत है जहां आपके दो बड़े नेबर्स से बाउंड्री के ऊपर मतभेद है। पश्चिम में कहें तो पाकिस्तान आएगा और नॉर्थ में कहें चाइना में, और ये दोनों ही बहुत ही भिन्न तरह की समस्या है। और आज कहें तो ये एक लेगेसी इशू है, ये हमें विरासत पे मिली है। ये भी हमने देखा है कि समय समय पर पॉलिटिकल लीडरशिप ने दोनों समस्याओं का हल करने की कोशिश की है, जी मुंह तोड़ कोशिश की है हर एक तरह के लोगों ने, लेकिन अभी तक हमें हो नहीं पाया है। तो शायद समय उपयुक्त नहीं है। लेकिन एक चीज तो समझना होगा, स्ट्रॉन्ग नेशन, ताकतवर नेशन ही समझौता कर सकता है। और ये ताकत सिर्फ बोलने की नहीं है, इकोनॉमिक भी है, मिलिट्री कैपेबिलिटीज भी है, और किस तरह का इंटरनेशनल कोऑपरेशन एक देश हासिल कर सकता है। तो क्यों नहीं हो पाया, तो बहुत सारे कारण हैं, तो छोड़ देते हैं, लेकिन हमें इसको हासिल करना है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन एक चीज इसके पीछे जरूर आती है, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ लोगों के पास होना चाहिए। खाली नारेबाजी, हम लोग हिंदुस्तान के लोग नारेबाजी में बहुत विश्वास करते हैं। थोड़ा ध्यान अपने काम पे लगाएं। आपको कोई नहीं कह रहा कि जाके सरहद पे लड़िए या फैक्ट्री में जाइए या ये कीजिए, अपना काम कीजिए। थोड़ा डिसिप्लिन हम लाएंगे तो हम देखेंगे कि जो हमारी आर्थिक प्रगति है वो बढ़ेगी, और जब बढ़ती है तो सरप्लस होता है। टैक्स हम नहीं देना चाहेंगे, टैक्स की चोरी हम करेंगे, काम की चोरी हम करेंगे। तो मेरी बात समझ रहे हैं, एक नए देश का नया अंदाज होना है। थोड़ा सा जो हमारे नौजवान लड़के लड़कियां, मेन एंड वुमेन हैं, इतने प्रभावी हैं, थोड़ा ठान लें तो हमें आशा है कि करीब एक दशक या उसके आसपास में काफी फर्क पड़ेगा। ऑफ कोर्स उसके साथ ये लाजमी है कि सरकार के लोग जो हैं अपना अपना सही काम करते रहें, नीतियां सही हों, और हम लोग जैसे दुश्मन देश के जैसे एक दूसरे को पीछे पड़ते हैं, तो हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप में भी इस तरह की चीजें ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टी में नहीं आए, स्टेट्स हों या यूनियन। तो जो इंटरनल जो हम उसको डिस्टर्बेंस कह सकते हैं, या इंटरनल मैच्योरिटी भी एक फैक्टर है जो देश को आगे प्रोपेल कर सकता है। एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, जो कोविड में जो हम सब लोगों ने मिलकर काम किया है। एक समय लगता था कि बहुत परेशानी होगी, लेकिन हमारे आंकड़े अच्छे आए हैं। इसका मतलब ज्यादातर लोगों ने समझा है, ना काम किया है, और सरकार, मेडिकल फ्रेटर्निटी सबने काम किया है। तो इसी तरीके की चीज है साहब कि ये कब होगा और कैसे होगा, उसमें हम सब लोगों का थोड़ा थोड़ा दायित्व है, और हम आशा करते हैं ये होगा और अगले दशक में होगा। जी सर, तो सर मेरा सर आपसे चौथा और अंतिम प्रश्न सर ये है कि ऐसा क्या कारण है कि सर चाइना भारत से 5 गुना बड़ा है लैंड साइज के अंदर, फिर भी सर चाइना हर जगह अपने सारे दूसरे देशों से और भारत को मिलाकर सभी दूसरे देशों से बॉर्डर डिस्प्यूट किए हुए हैं,
और इसी के साथ में वो हर वक्त ये इस कोशिश में रहता है कि भारत के अंदर कहीं ना कहीं से घुसपैठ करने की कोशिश करे। तो सर, आपका क्या मानना है कि भारत को भी क्या अक्साई चीन का जो एरिया 1957 के समय भारत ने खोया था, तो क्या भारत उस चीज़ को, उस हिस्से को अपने वापस उसको कब्जा करना चाहिए भारत के नज़रिए से? ये तो एम प्लस बता दिया आपने। हमारे पार्लियामेंट में तो कह रखा हम लोगों ने कि भाई जम्मू और कश्मीर का जो पूरा इलाका हमारा है, तो वो एक अलग चीज है। दूसरी बात है, जो आपके समझते हैं, आपकी जो एरिया थी, आपकी जो जगह थी, आपने जो कहीं बाहर चली गई है उसको विलय कराना का, तो ये लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव हो सकता है। और देश के लिए लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव तो सैकड़ों में आएगा, 50, 80, 100 साल। बट नियर फ्यूचर, जो अगर हम रियलिस्टिकली बात करें, इन द टैक्टिकल टाइम फ्रेम, वेल वी कैन हैव इट, बट नथिंग बियॉन्ड दैट। कुछ लोगों का ये भी मानना है, विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि जब हमने इस तरह की बातें करी पिछले साल नहीं, 2019 में अगस्त के समय, जब हमने धारा 370 का वो हटाया, तो उस समय इस तरह की बयानबाजी पार्लियामेंट में हुई थी, तो उसका भी ये रिजल्ट है। हो सकता है कोई एक विषय, एक कारण नहीं होते हैं। अगर एक बड़ा देश कुछ मन बना के कुछ हरकत करता है तो कई सारे कारण है, उसमें ये भी एक हो सकता है। और आपको याद होगा कि चीन ने इस तरीके से नेपाल को भी भड़काया था। जब हम लोगों ने अपना रोड पिछले साल खोला, क्या कहते हैं, कैलाश यात्रा के लिए, तो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में जो हमने रोड बनाई धाचुला से आगे, उसके ऊपर भी ये कहानी आई थी। और शायद हम लोगों ने खुशी जाहिर की थी कि देखिए हमने ये कर लिया, ये रोड बना ली और बड़ी अच्छी चीज हो गई, तो उसको लेकर कैसे उसका दुरुपयोग किया। तो ये सब चीजें तो होती रहेंगी। तो हमारा ऑब्जेक्टिव तो ठीक है लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन फिलहाल तो हमने अभी अपने आप को एकत्र करना है और चीन से समानता पे, बराबरी से डील करने के लिए अपनी स्ट्रेंथ चाहिए। वो इंफ्रास्ट्रक्चर की हो, फौज की हो, इकोनॉमी की हो, डिप्लोमेसी की हो, या पॉलिटिकल लीडरशिप की हो। और ये देखेंगे जो अप्रैल के महीने से करीब चल रहा है, करीब 8-9 महीने से ऊपर हो गए हैं, तो अच्छा प्रदर्शन कहा जाएगा। और बहुत ये भी बताना चाहूँगा देशवासियों को कि ईस्टर्न लद्दाख के उन एरिया में जहाँ पे कोई आदमी या जानवर नहीं रहता है, इवन गर्मियों में, वहाँ सर्दियों में हमारी फौज देश की रक्षा कर रही है। ये जो परिस्थिति है कठिन है, कठिन नहीं, बहुत ही कठिन है। एक तो हाइट बहुत ज़्यादा है, दूसरा टेम्परेचर बहुत लो है, और मोर इम्पोर्टेंटली फैसिलिटी नहीं है। वहाँ पे बिजली नहीं होती है, पानी जमा हुआ होता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया उदाहरण है देशवासियों को और गंभीरता से सोचने का कि हम कैसे देश के लिए क्या कर सकते हैं। जी सर, आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे को समय देने के लिए। और सर, आशा करते हैं कि अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी हमारे इसी चैनल पे। तब तक के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। थैंक यू हिमांशु। जय हिंद। जय हिंद सर।